इस देश का राष्ट्रपति संविधान की वजह से बनता है, इस देश का प्रधानमंत्री संविधान की वजह से बनता है, और इस देश का किसी भी कार्यालय का चपरासी भी संविधान की वजह से बनता है। और उस संविधान को समझाने की, लोगों में ले जाने की जो जवाबदारी है, अब बहुत बड़ा, यानी बड़े तरीके से बोलते हैं कि विश्व का सबसे अच्छा संविधान है। मैं थोड़ी नेगेटिव बात करता हूं। मुझे मोदी जी की तारीफ में या देश की तारीफ की आदत नहीं है, क्योंकि मैं उस समाज का आदमी हूं जिसको अभी भी नहीं मालूम संविधान नाम की कोई चीज है क्या। मैं आदिवासी हूं। अगर हम ये बोलते हैं कि विश्व का सबसे अच्छा संविधान है भारत का, तो मेरे 3 सवालों का जवाब आप दीजिए। अगर ये सच है कि विश्व का सबसे ज्यादा अच्छा संविधान भारत का है, तो विश्व का सबसे ज्यादा गरीब आदमी भारत में क्यों मिलता है? विश्व का सबसे ज्यादा गरीब आदमी उड़ीसा के कालाहांडी में मिलता है। उसकी डेली की इनकम है 25 पैसे, 1 रुपये 25 पैसे। इस देश में 1 रुपये 25 पैसे की कैडबरी चॉकलेट नहीं आती, तो रोटी कहां से आएगी? इतना ही नहीं है, हम ये बोलते हैं कि हमारा देश विश्व में सबसे ज्यादा प्रगतिशील देश हो रहा है, विश्व गुरु बनने की बात कर रहे हैं। कुछ लोग चल रहा है उनका प्रचार कि भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। मेरा उनसे सवाल है, विश्व में कहीं पर आदमी भूख से नहीं मरता है। ये महाराष्ट्र के मेलघाट में आदमी भूख से मरता है, जिसको ताली बजाने का विषय नहीं है यार। कुत्ते को खाना मिलता है, यहां कुत्ता भूख से नहीं मरता है, लेकिन आदिवासी अपनी भूख से मरता है। ये विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं। और तीसरा सवाल, जिसका ये देश, जिसकी ये जमीन है, जो इस जमीन का मालिक है, जिससे आप वंशज हो, उसी आदिवासी आदमी को ये लोग देश विरोधी बोलते हैं। मुस्लिम ने कुछ किया तो आतंकवादी है, आदिवासी ने कुछ किया तो नक्सलवादी। आपके अपने ही देश, आपके अपने ही क्षेत्र में, आपकी अपनी ही जमीन पे आपको राष्ट्र विरोधी बोला जाता है। मेरे दिमाग में यह बात नहीं पड़ती है कि जो इस देश का मालिक है वो इस देश का विरोधी कैसे हो सकता है। और ये होते कौन है? उस गरीब आदमी को जिसके बदन पे कपड़े नहीं है, उसको हंसने वाले, उसकी फोटो, महंगी फोटो लगाने वाले। एक प्रदर्शनी हुई थी, उसमें आदिवासी महिला की महंगी फोटो लगाई गई थी और उसको बोला गया था कि ये भारत की संस्कृति है, भारत की आदिवासी है। ये वही भारत है जहां आज भी अंडमान निकोबार में आदिवासियों के बदन पे कपड़े नहीं है। ये वही संविधान है जिस पे आप लोग बात कर रहे हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भंडारा से इलेक्शन हार गए थे। वही डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पहली बार पश्चिम बंगाल से जीते, जब पश्चिम बंगाल झारखंड से अलग नहीं हुआ था। और जिन लोगों ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को जिताया वो बिरसा मुंडा को मानने वाले लोग थे। और उन्हीं लोगों ने, उनमें से एक आदमी कांग्रेस से बगावत किए थे आदिवासियों ने। एक तरफ सुभाष चंद्र बोस जो कांग्रेस से इलेक्शन लड़ रहे थे, उनके भाई कांग्रेस से इलेक्शन लड़ रहे थे, और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर शेड्यूल कास्ट फेडरेशन से लड़ रहे थे। आदिवासियों ने
कांग्रेस से बगावत, बड़ी बात। आदिवासियों ने कांग्रेस से बगावत करके डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को जिताया। जिस व्यक्ति ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को आखिरी वोट दिया था उसका नाम भी बिरसा था। और जिन लोगों ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को जिताया उन लोगों ने स्पष्ट रूप से बोला कि हम बिरसा मुंडा को मानने वाले लोग हैं, इसलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को हम लोग संविधान सभा में भेज रहे हैं। बाबा साहब वो इलेक्शन जीते और संविधान सभा के अध्यक्ष बने। उसके बाद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान बनाने का मौका मिला। अगर वो आंदोलन नहीं होता तो बाबा साहब को भी मौका नहीं मिलता। ये संविधान की शुरुआत यहां से शुरू होती है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कभी नहीं सोचा था कि 70 साल के बाद में इस संविधान को मानने वाला आदमी इस देश में रहेगा, समझने वाले लोग रहेंगे। लेकिन ऐसे भी लोग रहेंगे, एक आध आदमी ऐसा भी सवाल खड़े कर देगा कि क्या है संविधान। जिस देश ऐसा आदमी रहता है जिसको मालूम नहीं संविधान क्या है, उस देश में राष्ट्रपति का कोई महत्व नहीं है। उस आदमी का महत्व होना चाहिए आज के दिन जिसको मालूम नहीं है संविधान क्या है। गढ़चिरौली में संविधान की किताबें जाना चाहिए। टॉपिक भाई, आपकी तकरीर पसंद आई मुझे। गढ़चिरौली में संविधान की किताब जाना चाहिए, लेकिन वहां बीएसएफ जारी है। बालाघाट के जंगल में संविधान की किताब जाना चाहिए, वहां बीएसएफ मिलिट्री जारी है। ऐसा देश सकता है। डर रहा था मुसलमान गाय की तरफ देखने के लिए। वो खाने की बात तो दूर है, उसको देखने से भी डर रहा था। कहा लिखा है संविधान में कि मांस नहीं खाना चाहिए। संविधान में तो कुछ भी नहीं लिखा है। खाने के बारे में क्या लिखा है बताइए। फिर भी ये माहौल संविधान को मानना और संविधान की मानना, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। ये लोग संविधान का उपभोग करने वाले लोग हैं, संविधान का उपयोग करने वाले लोग हैं, लेकिन संविधान की मानने वाले लोग नहीं हैं। इनको अभी भी संविधान के ऊपर विश्वास नहीं है। इनको ऐसा फील होता है, ऐसा महसूस होता है कि एक अछूत आदमी ने इस देश का संविधान लिख दिया, इस देश की किस्मत लिख दी। सिर्फ एक सवाल, एक ही बात कि स्पेशल आदमी ने भारत का संविधान लिख दिया, हम इस संविधान को कैसे मान सकते हैं? ऐसी सोच भी इस देश में पनप रही है। एक नारा आपने बोला संविधान जला देंगे, जलाने की बात चल रही थी। वो जलाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो संविधान जलाने का जो कार्यक्रम है वो ये जानने का कार्यक्रम है कि संविधान पे कितने लोगों को भरोसा है। वो अपनी एक्शन करते हैं और उसके रिएक्शन को देखना चाहते हैं। वो अपने को समझना चाहिए। संविधान दिवस ये मामूली दिवस नहीं है, देश की आजादी से बड़ा दिन है। आपको आजादी संविधान ने दिया है, वो झंडे ने नहीं दिया है। वो झंडा इसलिए खड़ा है क्योंकि संविधान है। ये बड़ा दिन है। वास्तविकता में यही अपना सबसे बड़ा दिन है। हमको आजादी याद दिला रहे हैं लोग, लेकिन संविधान याद नहीं दिला रहे। ये षड्यंत्र है। 52 साल तक इस देश की स्कूलों तक प्राइमरी शिक्षा का हिस्सा नहीं बन पाया संविधान। 52 साल के बाद में आया नागरिकता करके सब्जेक्ट, जिसको सिविक्स बोलते हैं। अभी एनसीईआरटी ने एक किताब छापी है जिसमें संविधान से ज्यादा महत्व यहां के धर्म ग्रंथों को दिया गया। धर्म आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी है, यह आपके पर्सनल लाइफ का पार्ट है, लेकिन संविधान ये आपकी जनरल लाइफ का पार्ट है।
सार्वजनिक जीवन का हिस्सा है, और जो सार्वजनिक जीवन का हिस्सा है उसी का प्रचार नहीं किए। मैं धनीराम नाला का बहुत जम के तालियां बजाऊं उनके लिए, आपकी एक व्यक्ति इस तरीके से सोचता है, मेरे को बहुत अच्छी सोच लगी कि कम से कम हमारे बीच में से भी लोग इस टाइप की बात करते हैं। मेरे को नहीं लगता आपने जितने आरपीआई के नेताओं का नाम लिए, किसी नेता ने संसद में यह क्वेश्चन किया होगा कि संविधान दिवस मना रहे हो साहब, कम से कम भारत सरकार ने सबके घर में अनाज भेजती है, इलेक्शन के वक्त बम्पर भेजते हैं, सब कुछ भेजते हैं। एक गवर्नमेंट की तरफ से योजना हो जाए कि उसके घर तक ये संविधान पहुंचा दिया जाए उसकी भाषा में। उसकी भाषा में संविधान नहीं पहुंच सका, वो जिस भाषा को जानता है उस भाषा में भी संविधान उस तक के नहीं पहुंच सकता। मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूं, किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, लेकिन एक बात बता रहा था कि ये देश, इस देश में ऐसी कोई भी बात नहीं हो रही है जिससे आपके मन में ये विश्वास हो जाए कि इस देश के मुसलमान को, इस देश के दलित को, इस देश के ओबीसी के और इस देश के आदिवासियों को आने वाले समय में सुरक्षा मिलेगी। ऐसी कोई भी प्रक्रिया शुरू नहीं है, सिर्फ विकास। और ये विकास बोला जाता है, उसका जो परिणाम आता है वो विनाश आता है। पूरे देश के उपक्रमों का जो राष्ट्रीय उपक्रम है, जिसको गवर्नमेंट एजेंसीज बोलते हैं, वो एजेंसीज का ये लोग प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, निजीकरण कर रहे हैं। अगर आप देश की एजेंसी का निजीकरण करोगे तो सरकार ही नहीं रहेगी। सरकार का अपना क्या रहेगा? जब आपका सरकार का कोई हिस्सा ही नहीं रहेगा तो संविधान क्या करेगा? संविधान बदलने की भाषा कर रहे हैं, उसको हाथ में लगा रहे, व्यवस्था बदल रहे हैं। व्यवस्था बदल देंगे ऑटोमेटिक संविधान बदल जाएगा। दो तरीके से शादी की जाती है, एक है पत्रिका बांट के, और दूसरा आई लव यू बोल दो और चलने दो, किसी को बताओ भी मत। तो ये लोग वो प्रक्रिया को देश में चलाया जा रहा है, अंदरूनी चलाया जा रहा है। राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र की बड़ी बड़ी बातें, तुम्हारे बाप का राष्ट्र है क्या? यहां के हर एक आदमी का उसमें हिस्सेदारी है। आप ऐसा बताते हो किसी को भी राष्ट्र प्रेम का सर्टिफिकेट दे रहे हो? बस संविधान हमारे बाप ने लिखा, हमको क्या दे रहे सर्टिफिकेट? अगर हमको राष्ट्र प्रेम नहीं होता तो ये इतनी सारी बातें इस समाज में होती नहीं। आज अगर देखा जाए इस देश के गरीब आदमी के हिस्से में अगर कोई चीज आई है भाई, जमीन नहीं आई, जायदाद नहीं आया, पैसा नहीं आया, संपत्ति नहीं आई, लेकिन एक चीज उसके हिस्से में आई है और उसको भी लूटा जा रहा है, उसको भी खत्म किया जा रहा है, उसका नाम ही संविधान है। आप अपने बच्चों को पढ़ाओगे, उसको थोड़ा अच्छा पढ़ाओगे, ये उम्मीद करोगे कि मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, टीचर बनेगा, कुछ बनेगा। सिर्फ आप इसी उम्मीद से बोलते हो कि ये संविधान है करके। इस संविधान का प्रावधान है आपके लिए आरक्षण का, संरक्षण का, नौकरी का। जहां सरकार नहीं होती वो साहब, वहां संविधान नहीं होता। और जहां संविधान नहीं होता वहां सरकार नहीं होती। तो ये सरकार ही नहीं है, सरकारी एजेंसी खत्म कर रहे हैं। रेलवे का निजीकरण, हर एक डिपार्टमेंट का निजीकरण, अब तो सेना का भी निजीकरण हो गया। अब तो प्राइवेट कंपनी बंदूक बना रही है। इससे बड़ी बात नहीं है कोई। प्राइवेट कंपनियों के पास से गोलियां बनाई जा रही है, बंदूक बनाया जा रहा है, उसके कवर्स बनाए जा रहे हैं, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भी बंद कर रहे हैं।
आने वाला 10 साल बाद में आपको ये संविधान नाम की चीज नहीं दिखेगी अगर हम लोग जागरूक नहीं हुए तो। तुम्हारी हिस्सेदारी इस देश में इसलिए है क्योंकि संविधान है। इनको थोड़ी बहुत जो डर है ये संविधान का डर है, वरना इनके हाथ में देश है और आपके बस में सिर्फ एक ही काम है और वो आप कर नहीं सकते। वो कर नहीं रहे आप और आप करना चाह नहीं रहे, आपको जरूरत महसूस नहीं हो रही उसकी। वो है आपको एक जगह आना है। आपको पता चल गया युद्ध खड़ा हो रहा है, उधर दुश्मन ने युद्ध की तैयारी कर दी है, बावजूद उसके अगर आप एक जगह आने की तैयारी नहीं कर पा रहे हो, लड़ने की तैयारी नहीं कर पा रहे हो, तो आपसे ज्यादा बेवकूफ आदमी कोई नहीं होगा। आपने स्वीकार कर लिए कि मेरे को बनना है, लेकिन जिस दिन आप ये स्वीकार कर लेंगे कि हमको लड़ना है, तो आपको एक जगह आना जरूरी हो जाए। मरने के लिए आप एक जगह मत आओ, चलिए आज की जो स्थिति आपके मन में है हमको मरना है, लेकिन जिस दिन आप ये सोच लेंगे कि हमको लड़ना है, आप एक जगह आना शुरू कर देंगे। तो ये लड़ने की जो सोच है, जो संघर्ष की सोच है, वो हमारे बीच में से खत्म होती चली जाएगी और उसको खत्म किया जा रहा है। आपको बताया जा रहा है कि आपके बहुत अच्छे दिन आ गए हैं। जब ये वाक्य बोला गया था कि आपके बहुत अच्छे दिन आएंगे, आने वाले हैं, तब 65 रुपए किलो तेल था खाने का और 44 रुपए 80 पैसे लीटर पेट्रोल था। नहीं, 54 रुपए 80 पैसे लीटर पेट्रोल था और तब से ये चल रहा है 7 साल से कार्यक्रम। अच्छे दिन आ गए, 200 रुपए किलो तेल हो गया, 114 रुपए का पेट्रोल हो गया। गाड़ी का पेट्रोल से ज्यादा पेट के पेट्रोल के बारे में सोचिए आप। जो पेट का तेल है डबल हो गया, वो भी डबल हो गया। अबे आदमी नहीं चलेगा, गाड़ी कैसी चलेगी? तुमने तो आदमी को लॉक कर दिया। इसको बोलते गंडम इकोनॉमी, ध्वस्त अर्थव्यवस्था। जब तुम्हारी ध्वस्त अर्थव्यवस्था होती है, तब गुलामी की जंजीरों में बांधा जाता है सबको। संविधान हमारा है, हमारे हित में लिखा गया है। संविधान होते हुए भी हमारे लोगों की हालत क्या है, इस पर अगर आप जब गौर करोगे तो आपका दिल दहल जाएगा। मैं ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये हमारे अनुभव है। लोगों के पास रोजगार नहीं है साहब आप, और आदिवासियों की खास करके मैं बात इसलिए बोलना चाहता हूं कि आप लोग आदिवासी के वंशज हैं, आप लोग मूल निवासी लोग हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आदिवासी भारत के मूल मालिक हैं, लेकिन हमने पूरे देश में यह प्रचारित किया कि यस, आदिवासी भारत के मूल मालिक है, यहां का एससी, यहां का ओबीसी, यहां का माइनॉरिटी उसका वंशज है। ये हम लोगों ने लोगों के बीच में डाली। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि लोगों के हाथों में काम नहीं है, अब लोगों के नौकरी नहीं है, वो रोजगार गारंटी योजना के हाल बुरे हैं, खाने को नहीं है लोगों को। अब आदिवासी आदमी 800 रुपए में खून बेच रहा है। ये ऐसा देश है, संविधान दिवस मना रहे हैं, जहां 800 रुपए में आदिवासी आदमी अपना खून बेच रहा है क्योंकि उसके पास रोजगार नहीं है। वो 800 रुपए से खून खरीद बेच देता है, वो 800 रुपए से अपने घर का किराना लेके आ जाता है। यानी जिंदा रहने के लिए आपको अपना खून भी बेचना पड़ेगा। ऐसी अर्थव्यवस्था निर्माण की गई है और कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी आर्टिकल में यह नहीं लिखा है कि किसी
व्यक्ति या किसी समाज को इस तरह मजबूर कर दिया जाए कि वो अपने आप को अपने समाज के, अपने बदन के, अपने शरीर के अंगों को बेचने के लिए मजबूर हो जाए। लोग किडनी बेच रहे हैं, अपने बच्चे बेच रहे हैं। ये कौन से देश की, कौन से विकास की बात कर रहे हैं? महागुरु की बात कर रहे हैं। ये महागुरुओं के गुरु से मिलना है हमको। ये कौन से देश की बात कर रहे हैं? ये भारत की बात कर रहे हैं या किसी और दूसरे देश की बात कर रहे हैं? ईरान, इराक, जर्मनी वगैरह इधर की बात कर रहे हैं क्या? अगर ये भारत की बात कर रहे हैं तो भारत के मालिक की बात पहले करो। जो देश का पहला आदमी है वो देश का आखिरी आदमी हो गया है। डर डर के जी रहे हैं आप लोग, हम लोग। हमको ये मालूम ही नहीं हो रहा है कि क्या चल रहा है देश में। रिजर्वेशन की क्या हालत है, रोजगार की क्या हालत है, आर्थिक व्यवस्था कहां पर है तुम्हारे बच्चे डॉक्टर बनेंगे तो नौकरियां मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तुम्हारी नौकरियां सुरक्षित रहेंगी कि नहीं रहेंगी? देश के हर उपक्रम को बेच रहे हैं। आने वाले समय में अगर ऐसे चलते रहा तो 5 साल बाद में आधे भारत का जो मालिक है, आधे भारत के जो मालिक है ना, उसके हिस्सेदार है वो अदानी, अंबानी और बाकी वगैरह वगैरह हो जाएंगे। तुम्हारे देश की एजेंसियों में इसका कब्जा हो जाएगा। संविधान सार्वजनिक उपक्रमों की और सार्वजनिक सामाजिक जीवन की स्वतंत्रता देता है। आपकी सार्वजनिक उपक्रमों की निजीकरण की स्वतंत्रता नहीं देता है। देयर इज नो प्रोविजन फॉर प्राइवेटाइजेशन इन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के संविधान में आपको निजीकरण का कोई प्रावधान नहीं है। यह भारत के उपक्रम एक अलग आर्टिकल अमेंडमेंट लाके बेच रहे हैं। और अगर निजीकरण हो गया रेलवे का तो नौकरी लगी नहीं क्या? रेलवे पुलिस वालों का निजीकरण हो गया तो उसको पुलिस में नौकरी मिलेगी क्या? कुछ नहीं। मैंने अभी सुना 20,000 आदिवासी लड़कों को ये पंडित बनाकर उसको प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो क्या है, वो इसका प्रचार करेंगे, धर्म का प्रचार करेंगे। 2,000 लड़कों को पंडित बना के आदिवासी बच्चों को धर्म का प्रचार करने के लिए कार्यक्रम शुरू हो गया। अगर आपके मन में थोड़ा भी राष्ट्र प्रेम होता तो संविधान का प्रचार करने के लिए भेजो ना। उसको धर्म का प्रचार करने के लिए क्यों भेज रहे हो? एक ऐसा वर्ग है इस देश में जिनको धर्म यानी राष्ट्र लगता है।